गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं राहुल अग्रवाल आदर्श ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं। प्रीवियस क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन गणितीय आगमन का सिद्धांत उसको हम कंप्लीट कर चुके। इसके क्वेश्चन जो थे वो मैंने आपको करवाए थे और शायद एक या दो क्वेश्चन मैंने मुश्किल से छोड़ा होगा जो बिल्कुल उसी कंसेप्ट पे बेस्ड था, इसलिए मैंने वहाँ पे उसको लीव कर दिया था। आज हम एक नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे और एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इट इज़ बाइनोमियल थ्योरम, है ना। कौन सा चैप्टर आज हम पढ़ेंगे? एक नया चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। इट इज़ बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम जिसे हम बोलते हैं द्विपद प्रमेय। बाइनोमियल थ्योरम या द्विपद प्रमेय, द्विपद प्रमेय। देखो बेटा, सबसे पहले कि द्विपद प्रमेय होता क्या है कि द्विपद जिसमें दो पद, प्रमेय तो केवल नाम है, प्रमेय जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे आपने 10th क्लास में कोई प्रमेय वगैरह पढ़ी हो वैसा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये तो बस है क्या, बस नाम, प्रमेय तो ऐसे दिया है, बस मैं द्विपद ही है ना। द्विपद मतलब जिसमें दो पद होते हो, एक ऐसा व्यंजक जिसके अंदर दो पद हो, उससे संबंधित जितनी भी क्रियाएं होंगी। जैसे आपको याद होगा, आपने 10th क्लास के अंदर a+b का होल स्क्वायर पढ़ा है, तो ये क्या है? ये दो पद है और इन दो पदों का कभी स्क्वायर करना, इनका क्यूब करना, मतलब दो पदों से रिलेटेड जो कुछ भी हो सकता है उनका जोड़ना, घटाना, भाग करना, गुणा करना, द्विपदों से संबंधित जो कुछ भी है वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपने जो पढ़ा था a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब, ये फॉर्मूला आए कहाँ से, कैसे बने? मैथमेटिक्स में आप सबको पता है बेटा, दो चीज़ें होती है। एक तो होती है जो आपकी कैलकुलेशन को बूस्ट करती है, जो आपकी कैलकुलेशन को इम्प्रूव करती है ना, और दूसरा होता है कंसेप्ट। तो बाइनोमियल थ्योरम जैसे बात करें तो ये आपकी कैलकुलेशन को भी बूस्ट करती है, इम्प्रूव करती है, और साथ ही साथ ये एक कंसेप्ट भी है ना, एक डिफरेंट टाइप का कंसेप्ट भी है। जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अपने आप में कंसेप्ट है, वैसे बाइनोमियल थ्योरम वैसे उतना जो बोल सकते हैं कि उसका एक्सपांड फॉर्म में आपके पास इसका ये कोई कंसेप्ट नहीं है। ये मैन जो है ये किस लिए काम आता है? कैलकुलेशन करने के ही काम आता है। तो देखते हैं जरा ये बाइनोमियल थ्योरम कहता क्या है, इसका मतलब क्या है, ये होता क्या है। बाइनोमियल थ्योरम द्विपदों से संबंधित जो प्रमेय है हम उसे क्या कहते हैं? द्विपद का प्रमेय कहते हैं। अब ध्यान से देखना बेटा, मैं यहाँ पे बोर्ड पे मैंने लिखा ना दो पद, तो अगर कहीं पर मैं लिखूँ 2+3, अगर मैंने कहीं पर लिखा 2+3, क्या ये दो पद है? क्या ये दो पद है? क्या कि सर दिखने में दो पद लग रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि 2+3 बराबर कितना होता है? 5 होता है। इसका मतलब ये दो पद नहीं है, ये क्या है? फाइनली एक ही पद है। लेकिन अगर कहीं पर लिखा हो a+5, अब इसको हम कैसे भी a में 5 को ऐड नहीं कर सकते, a में 5 को हम जोड़ नहीं सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर a+5 जो है ये क्या है? एक द्विपद है। और इस द्विपद के बारे में हमें जानकारी लेनी है। इसके ऊपर घात 1 आ जाए, 2 आ जाए, 1/2 आ जाए, ऐसा कुछ भी अगर इनके साथ हो तो उनको हम हल कैसे करेंगे? आज तक आपने ये तो पढ़ रखा है कि सर a+b का a+b का स्क्वायर होता है a² + 2ab + b² या a² + b² + 2ab। लेकिन आप किसी बच्चे ने अभी तक ये नहीं पढ़ा कि सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। a+b की घात 1/2, मतलब द्विपदों से संबंधित जितनी भी संक्रियाएं हैं, है ना, उन सबको हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, है ना। और मैं वापस बोल चुका हूँ, ये कोई कंसेप्ट नहीं है जो आपको ऐसे बताए जी हमारी डेली लाइफ में ये कहाँ पर यूज होता है। ये बस क्या है, एक आपकी कैलकुलेशन को इम्प्रूव करने का एक दूसरा तरीका है जिससे हम कैलकुलेशन को हमारी क्या कर सकते हैं? इम्प्रूव कर सकते हैं। जो कैलकुलेशन में टाइम लगता है उसको हम थोड़ा बचा सकते हैं इसकी वजह से, है ना। ध्यान से देखना बेटा, देखिए, है ना। अब मैं कुछ बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप जरा मेरे साथ में देखना जरा बेटा, है ना। जैसे मान लो कि आपके पास बोर्ड पे लिखा, मैंने कहा द्विपद से संबंधित, तो एक बार मैं द्विपद की अलग अलग घातें लिख रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ पर लिखा a+b की घात 0। सबसे पहला मैंने क्या लिखा? a+b की घात 0। और एक बार मैं ऐसे में घातें लिखते जा रहा हूँ, a+b की घात 1, a+b की घात 2, a+b की घात 3, ऐसा a+b की घात 2, a+b की घात 3,
ये सब चीज़ें आपने बेटा 10th क्लास में पढ़ रखी है, इसलिए मैं यहाँ से इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत पता चले कि ये कुछ है तो सर बता क्या रहे हैं। देखना बेटा, आपको ये तो पता, ये दो व्यंजक, ये दो पद हैं, इसके ऊपर घात 0 है, और किसी भी व्यंजक की यदि घात 0 हो तो उसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। अगर किसी की घात 0 तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। इसके ऊपर पावर 1 है तो पावर 1 तो वापस वह का वही आ जाएगा, a प्लस बी, है ना। यहाँ पर देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना। वैसे ही a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ऐसा कहीं पर लिखा होता है। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब प्लस p क्यूब। अगर ऐसा कहीं पर आपके पास लिखा हो, है ना, ये सब आपने पढ़ रखा है कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब होता है। तो बेटा ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ से कुछ बातें आपको समझ में आएगी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। इसको देखकर कुछ ऐसा पैटर्न आपके दिमाग में आ रहा है क्या कि सर कुछ नई चीज़ें इसके अंदर आपको दिखाई दे रही, उनको देखने से इन सबको अगर आप एक साथ देखोगे तो आपको कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है क्या, है ना। इसको बोलते हैं बेटा इसका प्रसार, ये होता है प्रसार। ये क्या कहलाता है, द्विपद का प्रसार कहलाता है। तो सुनना जरा, आपको एक बात समझ में आएगी। यहाँ पर घात कितनी है, 0 है, और यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है, 1 है। यहाँ पर घात कितनी है, 1 है, तो पदों की संख्या कितनी है, 2 है। यहाँ पर घात कितनी है, 3, तो पदों की संख्या घात कितनी है, 2, तो पदों की संख्या कितनी है, 3 है। और यहाँ पर घात कितनी है, 3, तो पदों की संख्या देखो कितनी है, 4। तो यहाँ से मैं देखो एक बात समझ में आ रहा है, इसको बोलते हैं प्रसार, कि प्रसार में जो पद है उनकी संख्या क्या घात से हमेशा एक ज़्यादा है क्या। यहाँ पर घात 0 तो पदों की संख्या 1, घात 1 है तो पदों की संख्या 2, घात 2 है तो पदों की संख्या 3, यहाँ पर घात 3 है तो पदों की संख्या कितनी है, 4 है। तो यहाँ से एक बात समझ में आती है, क्या समझ में आती है कि यदि किसी द्विपद के प्रसार में पदों की संख्या इसकी घातांक से सदैव 1 ज़्यादा होती है, किसी भी द्विपद के प्रसार में पदों की संख्या इसकी घात से सदैव 1 ज़्यादा होती है। एक बात तो ये समझ में आ गई। और क्या समझ में आ रहा है कि देखो सर, अगर आप इसको देखना चाहें, इसको देखें तो a प्लस बी का स्क्वायर था, तो सबसे पहले चालू कहाँ से हुआ, a का स्क्वायर। पहला पद कौन था, a, और दूसरा पद कौन सा है, b। तो पहले पद की घात है यहाँ पर देखना 2, फिर 1 और फिर 0। a की घात पहले 2 थी, फिर 1 हुई, फिर 0 हुई। यहाँ पे देखना a की घात पहले 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। इसका मतलब पहले पद की घातें जो है वो क्या हो रही है, निरंतर घटती जा रही है। पहले पद की घातें जो है वो क्या कर रही है, निरंतर घटती जा रही है। और दूसरा पद कौन है, b, उसकी घातें देखो, यहाँ पर b की घात कितनी है, 0, यहाँ पर b की घात 1, यहाँ पर b की घात 2, और यहाँ पर b की घात 3। मतलब पहले पद की घातें जो थी वो तो क्या हो रही थी, निरंतर घटती जा रही थी, और दूसरे पद की घातें जो है वो निरंतर क्या करती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अगर आप यहाँ पर भी देखें, देखो ये रहा, पहला पद a था तो a की घात 2, 1, 0, तो पहले पद की तो घातें घट रही थी। दूसरा पद b है तो यहाँ पर 0, 1, 2, दूसरे पद की घातें निरंतर बढ़ती जाती है। तो यहाँ से हम 2 बातें सीख गए, क्या कि सर किसी भी द्विपद के प्रसार में पदों की संख्या इसकी घातांक से सदैव 1 ज़्यादा होती है, कि प्रसार में पदों की संख्या इसकी घातांक से सदैव 1 ज़्यादा होती है। पहली बात तो ये, किसी भी द्विपद के प्रसार में पदों की संख्या इसकी घातांक से सदैव 1 ज़्यादा होती है। दूसरी बात क्या है कि प्रसार में प्रथम पद की घातें निरंतर घटती जाती है और द्वितीय पद की घातें निरंतर बढ़ती जाती है, कि द्विपद प्रसार में पहले पद की घातें निरंतर घटती जाती है और दूसरे पद की घातें निरंतर बढ़ती जाती है। दूसरी बात और देखो जरा बेटा, जो पहला पद है वो क्या है, पहले पद की अधिकतम घात कितना, a स्क्वायर, यहाँ पे a क्यूब, फिर एक घात 3 थी ना, तो पहला पद क्या आया, a क्यूब। अगर घात 4 होती तो पहला पद क्या था, a की घात 4 आता। मेरी बात समझ रहे हैं। तो देखो जरा बेटा, अब मान लो मुझे क्या करना है, मुझे a प्लस बी की घात 4,
इसका सूत्र लिखना है मान लो, तो मुझे पता है कि घात कितनी है 4 है, तो प्रसार में पदों की संख्या कितनी होगी, घातांक से सदैव एक ज्यादा, घात 4 है तो प्रसार में पदों की संख्या कितनी हो जाएगी आपके पास 5 हो जाएगी, है ना। प्रसार में पदों की संख्या से घातांक से सदैव क्या होती है, एक ज्यादा होती है, तो वो 5 हो जाएगी। और दूसरी बात कि सर पहले पद की घातें निरंतर घटती जाएंगी और दूसरे पद की घातें निरंतर बढ़ती जाएगी। तो पहला पद क्या आएगा सर, पहला पद आएगा a की पावर 4 प्लस, फिर क्या होगा, पहले पद की तो घटेगी और दूसरे पद की बढ़ती जाएगी, प्लस फिर a स्क्वायर b स्क्वायर, a की घट रही है ना, प्लस और फिर आपने लिखा a b क्यूब, दूसरे पद की बढ़ रही है, प्लस लास्ट में क्या हो जाएगा b की पावर 4। क्या बेटा इतना कर सकते हो क्या, कि सबसे पहले घात देखकर ये पता कर सकते हो प्रसार में पदों की संख्या क्या होगी। हमें पता है यदि किसी द्विपद में 4 पद है, घातांक 4 है, तो इसके प्रसार में पदों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी, और पहले पद की घातें निरंतर घटती जाएंगी और दूसरे पद की घातें निरंतर बढ़ती जाएगी। अब सुनना जरा यहाँ से क्या, अब इसको तो बेटा एक बार हम छोड़ते हैं, मैं आपको एक नई चीज समझाता हूँ, ध्यान से देखना। अगर कहीं पर ऐसा लिखा, मान लो आपको a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र पता नहीं है, आपने याद नहीं कर रखा है 10th क्लास के अंदर, आपको पता ही नहीं है a प्लस बी के होल क्यूब का सूत्र क्या होता है, लेकिन हमें द्विपद प्रमेय आती है, हमें द्विपद आता है, तो द्विपद में हमें पता है कि इसके अंदर घात कितनी है, 3 है, तो प्रसार में पदों की संख्या कितनी होगी, कि सर 4 होगी, प्रसार में पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और क्या होगा, पहले पद की घातें निरंतर घटती जाएंगी और दूसरे पद की घातें निरंतर बढ़ती, तो पहला पद क्या आएगा बेटा, यस कि सर पहला a क्यूब, फिर इसकी घातें घटती जाएंगी a स्क्वायर और b वाली बढ़ती जाएंगी a b स्क्वायर प्लस b क्यूब, ऐसा। अब देखो बेटा, अगर आपको ये मिल जाए क्या, ये a प्लस बी का होल क्यूब, अगर आपको ये मिल जाए 1 3 3 1, अगर ऐसा आपको मिल जाता तो मुझे बताओ ये इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं गुणांक, इनको बोलते हैं गुणांक। अगर आपको ये गुणांक भी मिल जाते तो क्या आप किसी का भी फॉर्म a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र अपने आप से लिख सकते थे क्या, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों, क्योंकि द्विपद में हमने सीखा है कि यदि किसी द्विपद के प्रसार, द्विपद में घात 3 है तो इसके प्रसार में पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 से एक ज्यादा मतलब 4 हो जाएगी, फिर पहले पद की घातें निरंतर घटती जाएंगी और दूसरे वाले पद की घातें निरंतर बढ़ती जाएगी। बस अब कमी किसकी रहेगी बेटा, बाकी तो हम सबका सब लिख सकते थे, लेकिन बात आई यहाँ पर जो 1 लिखा है, ये 3 लिखा है, ये 3 लिखा है, ये 1 लिखा है, अगर हमें ये भी पता चल जाता तो हम सबका फॉर्मूला लिख देते क्या, जैसे a प्लस बी की घात 4। अब मुझे ये भी पता चल जाए कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, इनके गुणांक क्या होंगे, तो क्या मैं a प्लस बी की घात 4 का सूत्र लिख सकता हूँ क्या, कि सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बेटा अब हम क्या सीख रहे हैं, अब किसी भी द्विपद के प्रसार में गुणांक यदि हमें ज्ञात करना, किसी भी द्विपद के गुणांक क्या होंगे, तो उसको ज्ञात करने के लिए क्या किया जाएगा, उसको अब हम सीख रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, मैं आपको ये गुणांक लिखाना सिखा रहा हूं, है ना। सुनो जरा कैसे, इसके लिए देखा आपको ये जब भी पुराने वाले हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने जब इनके बारे में देखा तो उनको ये बातें तो समझ में आ गई कि किसी द्विपद के प्रसार में पदों की संख्या इसकी घात से सदैव एक क्या होती है, ज्यादा होती है। दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात उन्होंने बताई आपको, क्या बताई कि पहले पद की घातें निरंतर घटती जाएगी, दूसरे पद की घातें निरंतर बढ़ती जाएगी। अब दिक्कत है गुणांकों की, यदि हमें इनके गुणांक भी पता चल जाते तो हम इनका फॉर्मूला लिख सकते थे। अब बात है कि इसके गुणांक ज्ञात कैसे किए जाए, तो इनके गुणांकों को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो कार्य किया गया था वो अनडाउटली हमारे भारतीय मैथमेटिशियन द्वारा किया गया था, लेकिन बाद में बेज पास्कल नाम से एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने क्या किया, भारतीयों वाली जो थ्योरी थी है ना, उसको चुरा लिया और उसको चुराकर फिर अपने नाम से उन्होंने एक त्रिभुज लगा दिया। पहले इंडिया वालों ने उसके बोला था मेरुप्रस्थ, मेरुप्रस्थ में बेटा एक पहाड़ी ही होता है ना, और पास्कल ने उसको नया नाम देकर क्या बना दिया, पास्कल का त्रिभुज नियम बनाया। भारतीयों ने था लेकिन उन्होंने इसको चोरी करके क्या कर लिया, पास्कल अपने पास ले गया और उसने अपने नाम से इसका पेटेंट करवा दिया कि पास्कल ने क्या किया, ये त्रिभुज नियम दे। लेकिन मजे वाली बात पता है क्या होता है, क्या हुई कि पास्कल ने जो नियम दिया था वो एक बार के लिए तो अनडाउटली कि वो क्या हुआ कि वो एक बार कि पूरे विश्व में एक बार बोल सकते हैं द्विपद प्रमेय के अंदर वो एक बार तो क्रांति लेकर आ गया,
है ना, लेकिन कुछ समय बाद में पता चला कि पास्कल जो ने कहा वो भी क्या है, बाद में जाकर फेल हो गया, है ना, कि लोगों की चोरी करोगे तो ऐसा ही होने वाला है ना, इसलिए, है ना। तो देखते बेटा पहले पास्कल ने क्या कहा, पास्कल तो नहीं था लेकिन हम फिर भी पास्कल ने अपने नाम से चुरा लिया है, तो जिसने चुरा रखा है उसके नाम से पढ़ते हैं, ठीक है, ताकि लोगों को याद रहे कि पास्कल क्या था, बिल्कुल, है ना। सुनो ध्यान से देखो यहाँ पे अब क्या बताया गया बेटा कि ये लिखा हुआ था हमारे पास, अब हमें गुणांकों को ज्ञात करना था। गुणांकों को ज्ञात करने के लिए पास्कल ने क्या किया, पास्कल ने एक त्रिभुज बनाया। गुणांकों को ज्ञात करने के लिए पास्कल ने क्या किया, एक त्रिभुज बनाया। उस त्रिभुज को हम नाम क्या देते हैं, पास्कल का त्रिभुज नियम, पास्कल्स ट्रायंगल लॉ, उसे हम क्या कहते हैं, पास्कल का त्रिभुज नियम। पास्कल ने क्या कहा, पास्कल ने यहाँ पर लिखा बेटा घात, यहाँ पर तो लिखी घात और यहाँ पर लिखे गुणांक, यहाँ पर तो लिखे घात और यहाँ पर लिखे गुणांक। और पास्कल ने कहा कि सबसे पहले पास्कल ने ऊपर लिखा 1 और इसके किनारे पर वापस एक लिखता गया ऐसे ऐसे, और फिर वापस किनारे पर क्या लिखता गया, 1 ऐसे किनारे पर, और बीच में ऊपर वाली संख्याओं का योग लिखा, तो 1 + 1 का योग कितना, 3। फिर वापस किनारे पर क्या लिखा उन्होंने, किनारे पर हमेशा 1 ही लिखा, और बीच में ऊपर वाली संख्याओं का योग, 1 + 2 कितना हो गया, 3, 2 + 1 कितना हो गया, 3। वापस किनारे पर वापस बेटा 1 हो गया, है ना, और यहाँ पर 1 + 3 कितना, 4, 3 + 3 कितना, 6, 3 + 1 कितना हो गया, 4। ऐसे उन्होंने एक त्रिभुज सा बनाया। मैंने कहा ना, हमने इसको नाम क्या दिया था, मेरुप्रस्थ, मेरुप्रस्थ में पर्वत जैसा, तो ये पर्वत जैसा ही बन रहा है, उन्होंने त्रिभुज नाम दे दिया। किनारे पर सदैव क्या रहेंगे, पास्कल ने कहा कि गुणांकों को ज्ञात करने के लिए त्रिभुज बनाया जाएगा जिसके किनारे पर सदैव क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, और बीच में ऊपर वाली संख्याओं का योग लिख दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर बताओ जरा क्या आएगा, सर 1 + 4 = 5, यहाँ पर 4 + 6 कितना, 10, और यहाँ पर 4 + 6 कितना, 10, और यहाँ पे 4 + 1 कितना, 5। ऐसे ये त्रिभुज चलता गया बेटा, ये 1 वापस किनारे पर 1 आ गया, और बीच में ऊपर वाली संख्याओं का योग, 1 + 5 कितना, 6, 10 + 5 कितना, 15, 10 + 10 कितना, 20, और 10 + 5 कितना, 15, और 5 + 1 6 = 1, ये लास्ट में। ऐसे उन्होंने एक त्रिभुज बनाया, इस त्रिभुज को ही उन्होंने नाम क्या दिया, पास्कल का त्रिभुज नियम। पास्कल ने क्या कहा, किसी भी द्विपद प्रसार में गुणांकों को ज्ञात करने के लिए, किसी भी द्विपद प्रसार में गुणांकों को ज्ञात करने के लिए पास्कल ने एक त्रिभुज बनाया, है ना, उस त्रिभुज को हमने नाम क्या दिया, पास्कल का त्रिभुज नियम। और पास्कल ने इस त्रिभुज नियम में क्या बताया, पास्कल ने कहा कि गुणांकों को लिखने हेतु हम एक त्रिभुज सा बनाएंगे जिसके किनारे पर सदैव क्या रहेगा, 1 रहेगा। किनारे पर देखो सदैव 1 है या नहीं है। पास्कल ने क्या कहा कि किनारे पर सदैव क्या रहेगा, 1 रहेगा, और उनके बीच में, जैसे यहाँ पे 1 और 1 बीच में तो है ना, ऊपर वाली संख्याओं का योग आएगा, ऊपर वाली संख्याओं क्या आएगा, योग आएगा। मैं वापस एक बार पास्कल का त्रिभुज नियम बनाता हूँ, सब बच्चे अपनी कॉपी में अपने आप से बनाए, जिनको समझ में नहीं आया वो एक बार वापस बोर्ड पे देखें। बस वापस बनाने का मतलब यही है कि कई बच्चों को समझ में नहीं आया होगा कि पास्कल ने त्रिभुज बनाया कैसे, तो बस पास्कल के उसी त्रिभुज को समझाने के लिए मैं वापस बना रहा हूँ। पास्कल ने क्या कहा कि गुणांकों को ज्ञात करने के लिए किनारे पर सदैव 1 रखना है, तो हमने यहाँ पर भी 1 रखा बेटा, ये है ना। अब इसमें तो कुछ हो नहीं सकता, वापस किनारे पर क्या कर दिया हमने, 1 कर दिया, ऐसे वापस किनारे पर हमेशा क्या रहेगा, 1, और बीच में ऊपर वाली संख्याओं का योग, ऊपर कौन है यहाँ पर, 1 और 1 2, तो इसको क्या लिख दिया, यहाँ पर 2 रख दिया। फिर बेटा यहाँ पर किनारे पर क्या लिखा, वापस किनारे पर कितना आएगा, वापस किनारे पर 1, और बीच में ऊपर वाली संख्याओं का योग, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3, 2 + 1 कितना हो गया, 3। फिर वापस किनारे पर कितना आएगा, किनारे पर हमेशा 1 आएगा, और बीच में ऊपर वाली संख्याओं का योग, 1 + 3 कितना हो गया, 4, 3 + 3 6, 3 + 1 कितना आ गया, 4। वापस किनारे पर कितना बेटा, किनारे पर सर वापस आएगा 1, और बीच में ऊपर वाली संख्या 4 + 1 5, 6 + 4 10, 6 + 4 10, और 4 + 1 5। वापस किनारे पर क्या आएगा बेटा, सर किनारे पर हमेशा 1 आता जाएगा, और बीच में ऊपर वाली संख्याओं का योगफल, तो इन दोनों का योगफल यहाँ पर आएगा कितना, 6, इन दोनों का योगफल यहाँ पे आ जाएगा 15, इन दोनों का योगफल यहाँ पे आ जाएगा 15, इन दोनों का योगफल 20, 10 + 10, इन दोनों का योगफल यहाँ पे आ गया 15, 5 + 1 कितना, 6, ऐसा आ गया बेटा।
समझ गए मेरी बात को, है ना। तो ये था पास्कल का त्रिभुज नियम। और यहाँ पर उन्होंने घात लिखी कि घात 0 है तो एक पद होगा, घात 1 है तो 2 पद होंगे, उनके गुणांक कितने होंगे, 1 और 1 होंगे। अगर घात 2 है तो गुणांक कितने पद होंगे, 3 पद होंगे, उसके गुणांक कितने होंगे, 1 2 1। पहले पद का गुणांक 1 होगा, दूसरे पद का गुणांक 2 होगा और तीसरे पद का गुणांक 1 होगा। यदि घात 3 है तो उसके गुणांक क्या हो जाएंगे, 1 3 3 1। अगर 4 है तो ये, 5 है तो ये, और यदि घात 6 है तो ये। अब ध्यान से देखना बेटा, मैं आपको बता रहा हूं a प्लस बी की घात 6 का सूत्र बनाना अपने आप सिखा रहा हूं। बोर्ड पे देखेंगे तो बहुत अच्छे से हम ये बात समझ जाएंगे कि a प्लस बी की घात 6 का सूत्र मैं बना रहा हूं। ध्यान से देखना। तो बेटा आप सबको पता है कि सर द्विपद की घात 6 है तो इसके प्रसार में पदों की संख्या 1 ज़्यादा होगी, मतलब कितने होंगे, 7 होंगे। और क्या होगा, पहले पद की घातें निरंतर घटती जाएंगी और दूसरे पद की घातें निरंतर बढ़ती जाएंगी। तो सबसे पहला पद क्या आएगा सर, a की पावर 6। अब क्या होगा, ये घटती जाएगी तो 6 से 5 और दूसरे पद की घातें निरंतर बढ़ती जाएगी, प्लस a की पावर 4 b स्क्वायर प्लस a क्यूब प्लस a क्यूब b क्यूब प्लस फिर a स्क्वायर b की पावर 4 प्लस a b की पावर 5 प्लस b की पावर 6। क्या हो गया बेटा, पहले पद की घातें निरंतर घटती गई और दूसरे पद की घातें निरंतर क्या हो गई, बढ़ती गई। यहाँ तक तो करने में कोई दिक्कत नहीं थी। अब बात आई सर गुणांकों की। तो गुणांकों के लिए मैंने कहा था किसी भी द्विपद के प्रसार में गुणांकों की तुलना के लिए, गुणांकों के लिए कि पास्कल ने एक त्रिभुज बनाया था जिसे हमने क्या कहा था, पास्कल का त्रिभुज नियम। तो पास्कल त्रिभुज में देखेंगे जब घात 6 हो तो गुणांक क्या क्या होंगे। तो देखो ये रहा आपका पास्कल का त्रिभुज नियम, ये रहा पास्कल। जब घात 6 हो, ये रही घात 6, जब घात 6 हो तो प्रसार में पदों की संख्या, देखो गुणांक क्या होंगे, ये रहे आपके पास क्या है, गुणांक। तो गुणांक क्या होंगे, 1 6 15 20 15 6। क्या क्या हो जाएंगे, 1 6 15 1 6 15 20 15 और 6 1 6 1। ये हो गया बेटा इसके प्रसार गुणा प्रसार में a प्लस बी की घात 6 का प्रसार। तो फाइनली क्या लिख देंगे इसको, a की पावर 6 प्लस 6 a की पावर 5b प्लस 15 a की पावर 4 b स्क्वायर प्लस 20 a क्यूब b क्यूब प्लस 15 a स्क्वायर b की पावर 4 प्लस 6 a b की पावर 5 प्लस b की पावर 6। ये हो गया बेटा आपके पास क्या, a प्लस बी की घात 6 का फॉर्मूला। तो मैंने कहा ना आपको दो बातें ध्यान देनी है। पहली बात तो क्या देखनी है कि क्वेश्चन को देखते आपको ये पता, आपको जिसका भी प्रसार पूछा गया है तो आपको घात देखनी है। यदि घात n है तो प्रसार में पदों की संख्या इससे सदैव एक ज़्यादा होगी, मतलब n+1 होगी। फिर पहले पद की घातें निरंतर घटती जाएंगी और दूसरे वाले पद की घातें निरंतर बढ़ती जाएगी। यहाँ तक तो आई थिंक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में बात आई सर इसके गुणांकों को ज्ञात कैसे किया जाए। तो गुणांकों को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, पास्कल ने क्या किया, गुणांकों को ज्ञात करने के लिए पास्कल ने एक त्रिभुज बनाया है ना। किसी भी द्विपद प्रसार में गुणांकों को ज्ञात करने के लिए पास्कल ने एक त्रिभुज बनाया, जिस त्रिभुज का नाम हमने क्या की दिया, पास्कल का त्रिभुज नियम। और पास्कल के त्रिभुज नियम में क्या कहा गया कि इसके किनारे पर सदैव क्या रहेगा, किनारे पर सदैव 1 रहेगा और बीच में ऊपर वाली संख्याओं का योगफल लिख दिया जाएगा। अब जो भी आपको पूछा जाए कि घात 6 का पूछे, घात 7 का पूछे, किसका पूछे, 7 का पूछा तो नीचे और चल जाते। अगर आपको जैसे मान लो a प्लस बी का होल क्यूब, अब मान लो आपको सूत्र याद नहीं है, अब देखो हम पूरा सूत्र लिख देंगे, a प्लस बी का होल क्यूब। हमें पता है प्रसार में पदों की संख्या 4, पहले पद की घातें निरंतर घटती जाएंगी है ना। तो 3, 3 के बाद में 2 और फिर 1 और फिर 0, 1 और फिर 0, ऐसा ये पहले पद की घातें। अब हमने लिख दिया। अब गुणांकों की बात आई तो जब घात 3 है तो गुणांक कितने होंगे, 1 3 3 1। तो ये 1 3 3 1, तो ये कितना आ गया आपके पास, ये आ गया a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। बताओ जरा, यही होता है कि a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला कि सर बिल्कुल यही होता है। इसके द्वारा हम
किसी भी द्विपद प्रसार की घातों को ज्ञात कर सकते हैं। अगर मैं आपको पूछूं कि बेटा a प्लस बी की घात 5 ज्ञात करो, a प्लस बी की घात 5 ज्ञात करो, तो सारे बच्चे आसानी से कर लेंगे कि सर कोई दिक्कत नहीं है, प्रसार में पदों की संख्या 6 हो जाएगी, पहले पद की घातें निरंतर घटती जाएंगी, दूसरे पद की घातें निरंतर बढ़ती जाएंगी, और फिर गुणांक ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग है, पास्कल का त्रिभुज नियम। और पास्कल त्रिभुज में 5 घात है तो क्या होगा, 1 5 10 10 5 1, ये इसके क्या हो जाएंगे, गुणांक हो जाएंगे। तो यहाँ तक आई थिंक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या बेटा आप a प्लस बी की कोई भी घात ज्ञात कर सकते हो क्या, तो लगभग सारे बच्चे कहेंगे हाँ सर, है ना, कि सर कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, अगर कर लोगे तो मुझे बताओ जरा। अगर आपके पास आ जाए a प्लस बी की घात 2,49,348, मैं कहूँ इसका प्रसार करो। अब आप कहोगे सर इसका प्रसार करने का मतलब है प्रसार में पदों की संख्या कितनी आएगी, 2,49,000, है ना, 349, इतने आएंगे प्रसार में पदों की संख्या। लेकिन इतना कॉपी में या बोर्ड पे लिखना हमारे लिए संभव नहीं था, इसलिए क्या किया, या इसका देखो ये मैंने 6 तक बनाया तो ऐसे है, फिर 7 बनाऊंगा, 8 बनाऊंगा, 9 बना, ऐसे पास्कल त्रिभुज बनाते जाऊंगा। 2,49,348, क्या उसका पास्कल बना पाऊंगा क्या मैं, वो कॉपी में ही नहीं आएगा, उसका पॉसिबल नहीं है, जल्दी से उसका पास्कल त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। तो यहाँ पर आज जाके क्या हुआ कि मैंने कहा था ना पास्कल क्या हुआ, अधिक घातों के लिए जब द्विपद की घातें जो है वो 5 7 से ज्यादा होने लग गई, जब द्विपद की घातें बढ़ने लग गई तो पास्कल का त्रिभुज नियम जो है इनको इसके गुणांक ज्ञात करने के लिए लगभग असंभव सा दिखाई दे रहा था, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाता था। इसलिए अधिकतम घातों के लिए आपका पास्कल का त्रिभुज नियम जो है वो उपयुक्त नहीं है। किसके लिए, जब द्विपद की घातें क्या हो, अधिक घात हो, 5 7 ये तक तो चलता है, लेकिन ये 20 25 30 45 100 150 250 अगर ऐसे घातें होती है तो इनको ज्ञात करना हमारे लिए मुश्किल होता है। इसलिए पास्कल का त्रिभुज नियम जो है वो अधिकतम घातों के लिए, अधिक घातों के लिए क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो इस ये जब फेल हो गया तो फिर हमारे पास एक दूसरा मेथड आया जिसके द्वारा हम गुणांकों को या किसी भी पद को बहुत आसानी से ज्ञात कर लेते थे, जिसका ही नाम पड़ा आगे जाके वापस क्या, द्विपद प्रमेय। अब ये द्विपद प्रमेय क्या होती है इसको हम अगली क्लास में सीखेंगे। यहाँ पर मैंने बेटा आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया है द्विपद से संबंधित, और जहाँ पे आशा है कि आपने कुछ ज्यादा कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत तो जरूर सीखा होगा इस वीडियो से, है ना। अगली क्लास के अंदर हम देखेंगे हमारा द्विपद हम ज्ञात कैसे करते हैं। तब तक बेटा आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू बेटा।